हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक आज का होगा भी, दैट इज पीरियोडिक टेबल। देखिए, सबसे पहले जो एक वाइटल चीज़ है कि आपको पहले 20 एलिमेंट याद होने चाहिए, फर्स्ट टू 20। ठीक है, आपको फर्स्ट से लेके 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, ये कह लीजिए आपको कि प्रोडक्ट टेबल फर्स्ट 2 पीरियड या फर्स्ट 3 पीरियड्स के आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। तो मैंने आपके सामने प्रोडक्ट टेबल ड्रा की है। अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है जी, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो टोटल हमारे प्रोडक्ट टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। कितने हैं? 18। और जो कॉलम्स हैं नीचे की ओर, दैट आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स यहाँ पे कितने बचे? दैट इज 7। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बड़ी इजीली आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये आपके सामने ड्रा किया गया है, दैट इज मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, मैंडली वाला अलग था, वो लेटर ऑन देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जाती है कि इस प्रोडक्ट टेबल में सबसे छोटा पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो जो पहला पीरियड है, देखिए इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड आपका कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज पीरियड नंबर 1। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में और काफी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आप वो कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्टली देखिए, ये वाला पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं। इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुप नंबर फर्स्ट को बेसिकली बोला जाता है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप नंबर सेकंड है, दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है जी, एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि इन सभी की जो अल्कली मेटल्स हैं, इन सभी का वैलेंसी हमेशा +1 होता है। तब इनका ग्रुप नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इन सभी का वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी जो होता है दैट इज +2। बाकी वो लेटर ऑन करते हैं वैलेंसी के बारे में या और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे एटॉमिक रेडियस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सो ऑन, तो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब अगला पॉइंट अपने यहाँ से क्या जा रखा है कि इनका नाम अल्कली मेटल्स क्यों पड़ा। इसका एक रीजन है, बड़ा इजी सा रीजन है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड हो गया या सोडियम ऑक्साइड हो गया, अगर आप इनको पानी में डालोगे, ठीक है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो दे रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बेस। इनको पानी में डालने के बाद एक बेस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हैं, जब उनको पानी में डालते हैं तो दे फॉर्म अ बेस। और ये बेस जो होता है ना, वाटर सॉल्युबल होता है। दिस बेस इज वाटर सॉल्युबल। और आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। दैट्स वाई इस ग्रुप का नाम पड़ गया आपका अल्कली। तो इस चीज को नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको अल्कली मेटल हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, सेम कहानी इनके साथ है। इनके जो ऑक्साइड है ग्रुप नंबर 2 के, इनके भी क्या करते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड है, दे मोस्टली रीडली डिसॉल्व इन वाटर। ये पानी के अंदर बड़ी जल्दी क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं एंड दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, और इनका हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है जी, तो लेकिन इनके साथ अर्थ क्यों लगा? क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है वो अर्थ है। हम इसको अर्थ तरफ से निकालते हैं, दैट वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके इस ग्रुप से रिलेटेड। अगला पॉइंट ये जो बीच में आता है आपका ये वाला पोर्शन, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, इस वाले पोर्शन में क्या आता है? 3 से लेके 12 तक आते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम है बच्चे डी ब्लॉक, या इसका एक और नाम भी है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है जी, इनके जस्ट नीचे, इनके जस्ट नीचे, ठीक है, एक और ब्लॉक बना होता है, दैट इज कॉल्ड द एफ ब्लॉक। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एक और नाम भी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
उस साइड आपका बच गया ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, इस पूरे ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। इसके अंदर आपके टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मोस्टली आपके नॉन मेटल होते हैं, मोस्टली। हालांकि इसके अंदर थोड़ी बहुत मेटल्स भी हैं या मेटलॉइड्स भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली इसके अंदर क्या आते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे, ये जो टर्टल है आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है और राइट साइड पे दिख रहा है, बोल लीजिए एस और पी ब्लॉक दोनों को कंबाइन करके एक अलग नाम दिया गया है, एस एंड पी ब्लॉक है, इन दोनों को कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, द कंबाइनली कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली आपको इतना समझ लग गया होगा रिगार्डिंग प्रोडक्ट टेबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। आई होप आपको कि एटम्स का कन्फिगरेशन लिखना आता होगा इन टर्म्स ऑफ शेल्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम का लिखना है, ठीक है, या मान लीजिए मैंने सबसे पहले बोरोन का लिखना है। आपको याद होगा कि हम लोग इसको के, एल, एम और एन और ओ शेल्स की फॉर्म क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं किसी भी एटम की कन्फिगरेशन को, ठीक है। इन शेल्स का अपना क्या होता है? एक कैपेसिटी होती है, जैसे के शेल का 2 है, एल शेल का 8 है एंड सो ऑन, ठीक है। चलो बोरोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? दैट इज 5। बोरोन का कितना होता है? 5। तो 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज 2,3। ये वाला फर्स्ट वाला का बच्चा के शेल होता है, सेकंड वाला कौन सा होता है आपका? एल शेल एंड सो ऑन। हम लोग एटम्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपके लिए लिख दी है, जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का मैंने लिख दिया कन्फिगरेशन 2,1, सोडियम का 281 एंड सो ऑन। मैंने सभी का कन्फिगरेशन लिख लिया। ये आपको फर्स्ट 20 तक आना चाहिए, ठीक है, लिखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एल्युमिनियम का लिखना है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? देखिए के शेल में 2 आएंगे, एल शेल में 8 आएंगे और एम शेल में आपके फर्दर 3 आएंगे, ठीक है। इट विल बी के, एल एंड एम। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 2, 8, 3। अगर मान लीजिए आपने कैल्शियम को लिखना है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंप्लीट करोगे? दैट इज देखिए के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, देन फर्दर एन शेल में कितने आ जाएंगे आपके? 2, 8, 8, 2, 10, 18 एंड 20। So it will be K, L, M, N, N। अब अगर आपको बच्चा जी इतना लिखना आता है, तो आपको यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, that is to identify the group number and period number। तो बड़े ध्यान से देखिएगा उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट का कौन सा ग्रुप नंबर है और कौन सा पीरियड नंबर है। फटाफट देखते हैं। ऐसे एलिमेंट को मोस्टली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कार्बन को, दैट इज 6, 12। यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है बच्चा? पार्टी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आपका मास नंबर होता है। मास नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको ये आपकी 9th क्लास की स्टडीज थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आपने कोई ग्रुप नंबर निकालना है, ठीक है, कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा होगा या पीरियड नंबर कौन सा होगा? बड़ा इजी है। इसकी शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन का कितना है? 2,4 होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हमने पीरियड्स निकालने हैं, कौन से पीरियड में ये लाई करता है, तो बहुत इजी है। आपने क्या करना है? नंबर ऑफ शेल्स गिनने हैं। नंबर ऑफ शेल्स देखिए यहाँ पे इसका एक के शेल है, ये कौन सा? एल शेल। उसके पास सिर्फ 2 शेल्स हैं, तो इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा? 0, 2, ठीक है। अगर आप ग्रुप नंबर को निकालना चाहते हैं तो उसका बड़ा इजी है। आपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। इसमें देखिए 4 है, तो आपने 4 के आगे आपने से 1 लगा देना है, मतलब इट विल बी 14। जितना भी लास्ट शेल में होगा उसके आगे आपने क्या करना है? 1 इंसर्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो एलिमेंट्स का एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आपने उनका कैसे डील करना है। जैसे मान लीजिए हमें बोला गया है कि भी आप निकालिए ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम, दैट इज 2,1।
या सबसे पहले हम इसका पीरियड नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास दो शेल है के और एम, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका 2। अगर हम ग्रुप नंबर निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर, क्योंकि इसके पीछे बच्चा 1 आ रहा है, तो उस मेथड के हिसाब से इसका 1 आगे लगा तो 11 होना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं करना है, इसका ग्रुप नंबर 1 ही लिखा जाएगा। पॉइंट क्या है कि अगर आपके एटम के लास्ट शेल में या तो 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है, तब आपने वो 1 नहीं लगाना है आगे, ठीक है। अब इसको सिंपल लिखोगे, इसका ग्रुप नंबर कितना है 1 और इसका ग्रुप नंबर कितना है 2। अगर पीछे की ओर लास्ट शेल में, ठीक है, जो हमारा आउटर शेल है उसके अंदर पीछे मान लीजिए 2,3 आ गया, 2,4 आ गया, 2,5 आ गया, या 2,6 आ गया, या 2,7 या 2,8, इन सभी पे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो बड़ी इजीली। जैसे 3 आ रहा है ना, तो 3 का ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा बच्चा 13, आगे आपने 1 इंसर्ट कर देना है, इसका हो जाएगा आपका 14, इसका 15, 16, 17 एंड देन 18। तो ऐसे करके बड़ी इजीली ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, लेकिन कॉशन किस चीज़ का है कि भाई 1 और 2 के पीछे ऐसा नहीं करना है, सिंपल उसका 1 और 2 लिख देना है, ठीक है। होपफुली आपको एक ग्रुप नंबर निकालना आ गया होगा या पीरियड नंबर निकालना आ गया होगा कि किसी एलिमेंट का अपने ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर कैसे निकालना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज पीरियोडिसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। बड़े सिंपल सी बात करते हैं कि भाई जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो, ठीक है, तो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, मान लीजिए कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा अच्छे समझना चाहते हो, तो जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन होते हैं वो लिखेंगे आप, कि जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बेसिकली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही फंक्शन है। मतलब किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो उसका लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो चीज ही डिसाइड करेगी वो एटम कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। अगर किन्हीं दो एटम्स के लास्ट शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीरियोडिसिटी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम एक 2,1, ठीक है, एक सोडियम है 2,8,1। तो आप देखिए ये इसका के शेल है, इसका एल शेल है, के शेल, एल शेल और एम शेल। इसका आउटर शेल एल है, इसका आउटर शेल कितना है आपका एम। लेकिन दोनों में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एज पर एज प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी, तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ये होता भी है रियलिटी में, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है वो किस चीज का फंक्शन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों करती हैं, तो आपका आंसर आएगा कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो हमारी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, वो अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम लिथियम से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और आगे बढ़ हम लोग 8 पे जाते हैं, तो देखिए ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक दूसरे को रिपीट कर रही है कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली कॉज क्या आ जाएगा, दैट इज रेपिटेशन ऑफ, that is repetition of similar outer electronic configuration, that is the cause of periodicity। कि भाई जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले वैसे न्यूलैंड ने देखा था, आपने पढ़ा होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि हर एक 8वां एलिमेंट क्या करता है, पहले वाले एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टीज शो करता है। तो वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप उसको थोड़ी रीडिंग ले लेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स को भी, कि हर एक 8वां एलिमेंट क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। और इसका आपको कॉज पता होना चाहिए। आपको चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट में बड़े अच्छे से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, या आपको
3 से 4 एलिमेंट दिए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मान लो आपने दिया फास्फोरस, एक दे दिया सल्फर, एक सोडियम, एक मान लीजिए आपको दे दिया गया बोरोन, और मान लीजिए एक आपको दे दिया गया न्योन। और आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से एस कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आपको करना कैसे होगा, इसको आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे इसका एटॉमिक नंबर 15, तो इसको कैसे लिखेंगे 285, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। सल्फर को कैसे लिखेंगे हम लोग 286, क्योंकि इसका 16 होता है, इसका कितना आ जाएगा 281, और इसका कितना आ जाएगा 2,3, और इसका आपका आ जाएगा 28। एक और एलिमेंट ले लीजिए, सपोज करिए हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कैसे लिखेंगे हम लोग, दैट इज 2,5। तो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं बच्चा बाटी कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 है, इसके लास्ट शेल में भी कितने हैं 5, तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज मैच करेगा, सिंपल। तो ये दोनों आपस में सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जितनी भी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, जिनके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उनको पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में रखते हैं। आप देख लीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आगे बढ़ेंगे तो 1 1 रिपीट करता रहेगा। देखिए इधर 3 3, आगे बढ़ेंगे तो 3 3 रिपीट करता रहेगा, ये 4 4, मतलब एलिमेंट्स विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पॉइंट हम नोट रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने आपके नीचे पॉइंट लिख दिए, तो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं बड़े अच्छे से, ये आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन सेम होगा, आउटर वाला, या सेम प्रॉपर्टीज होंगे तो वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो हमेशा डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक्स लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में मूव करने के, ठीक है, टोटल 3 वेज है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि कौन कौन से वेज है, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज को लेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या सो ऑन, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए एक तो जब आप किसी भी एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हो पीरियोडिक टेबल को, तो 2 तरीके से मेन मूवमेंट होती है, तीसरा इतना कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो। तो पहले तो आप यहाँ से इस तरफ जा सकते हैं, मतलब जैसे मैं हाइड्रोजन से हीलियम चला गया, या फिर मैं लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो ऑन, ऐसे मूव कर गए। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, या फिर इसका एक और नाम भी है, दैट इज अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, या फिर इसका एक और नाम भी है बैक टू राइट। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी वर्ड आप पेपर में यूज कर सकता है। तो इन तीनों का मतलब एक है कि आप यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मूवमेंट है यहाँ पे, दैट इज इन दैट डायरेक्शन, नीचे की ओर से। इस वाली मूवमेंट का नाम भी 2 है, एक तो बहुत कॉमन सा है टॉप टू बॉटम, कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, दूसरा है डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो इसके 2 आपके नाम है। एक तीसरी मूवमेंट है कि अगर आप ऐसे तिरछा मूव करें, लाइक दिस, ना उस तरफ जा रहे हो ना इस तरफ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो इस मूवमेंट का नाम है अलोंग अ डायगोनल। याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज अलोंग अ डायगोनल। एक और प्रॉपर्टीज आप, एक और चीज यहाँ पे साथ ही में अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आप पीरियोडिक टेबल में अलोंग द डायगोनल मूव करते हो, तो जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, वो बिल्कुल चेंज नहीं करती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी ना वो रिमेन सेम रहेंगी। कई बार इसको एक और नाम दे देते हैं, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, इसको एक और नाम दे देते हैं, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये आप ये दिमाग में रखेंगे कि जब आप अलोंग द डायगोनल मूव करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेंगी, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। इसका उदाहरण बड़ा अच्छा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं,
ठीक है, जब आप डायगोनल में मूव करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप इस पूरे चैप्टर को स्टडी करते हो तो आपके पास 5 से 6 प्रॉपर्टीज आनी है, ठीक है, जो आपने बड़े अच्छे से याद करनी है। बताते हैं वो कौन कौन सी, आपको ट्रिक भी देते हैं कि आप कैसे उस वेरिएशन को क्या करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा बीच में से रब कर देते हैं। देखिए पहले मैं आपको प्रॉपर्टी दे देता हूँ कौन कौन सी आप लुक करोगे। दैट इज एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल लीजिए, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपका होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या कह लीजिए एनर्जी, कोई भी आपको पूछ सकता है। तीसरा आपका होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा प्रॉपर्टी आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। पांचवा प्रॉपर्टी आपका होगा मेटेलिक कैरेक्टर। सिक्स प्रॉपर्टी होगा आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है जी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है मेन। इसके अलावा 7 भी आ सकता है जो बहुत रेयर है, दैट इज आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पावर। इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इन 6 में से आपको पूछा जाएगा। अब पूछते क्या है आपसे कि भी जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है, या डाउन द ग्रुप जाता है तो क्या होता है। अब इसको डिटेल में लोग लेटर में देखेंगे तो सही कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बना हुआ है जिससे आप इन सभी प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को बड़ी इजीली याद कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शॉर्टकट क्या है, आपने कैसे इसको याद करना है। देखिए बहुत ही ईजी है। जब आप इस तरफ जाते हो टेबल में, ठीक है, या फिर इस तरफ जा रहे हो आप, दैट इज ये आप पीरियड में मूव कर रहे हो और ये आप कहाँ मूव कर रहे हो, ग्रुप में। या बोलिए डाउन द ग्रुप, या डाउन अ ग्रुप, या अलोंग अ पीरियड। तो हमने बड़ी इजीली इसको याद करना है। कैसे, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो है आपका एटॉमिक साइज और एक है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। ये दोनों प्रॉपर्टीज जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं ये दोनों ही डिक्रीज करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं इंक्रीज। रेस्ट जितनी भी प्रॉपर्टी बच चुकी हैं, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, या कोई और भी हो, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, इनका उल्टा फॉलो करेंगे। उल्टा मतलब रेस्ट सारी प्रॉपर्टीज, जो रेस्ट सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेंगी, दे विल इंक्रीज। और वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज रेस्ट प्रॉपर्टीज, वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, आपकी डिक्रीज। तो ऐसे आप बड़ी इजीली इस चीज को याद कर सकते हो। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस तरफ जाते वक्त तो डिक्रीज करती हैं, वो कौन सी है, एटॉमिक रेडियस एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो नीचे को आते हुए पक्का इंक्रीज करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इस तरफ जाते वक्त इंक्रीज करती है, ठीक है, और नीचे को आने वक्त क्या करती है, वो डिक्रीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने इस चीज को याद कैसे करना है, इन सारी प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को बड़ी इजीली आप इसको याद कर सकते हो। सिर्फ 2 का याद करना है और बाकी खत्म। आप इसको याद करने के लिए कोई ना कोई सेंटेंस भी बना सकते हो, ठीक है। इस चीज को जैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग, लाइक इमाद। यहाँ पे इमाद का मतलब क्या होगा, एम से क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। डी का मतलब क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ आई से आप मान सकते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड, हालांकि ए से बढ़ता है ना अलोंग, हम यहाँ पे इसको आई से मान सकते हैं कि आई से क्या हो जाएगा, अलोंग। अलोंग से आपके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ भी अलोंग
द पीरियड की बात हो रही है। तो अलॉन्ग द पीरियड मेटालिक इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक जो रेडियस है वो दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और रेस्ट सारी क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे आप वर्ड बना लिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अभी, इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में, इनके माइनर पॉइंट कौन से हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले आपको एक से दो चीज़ें बड़े अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, वो दो पॉइंट कौन से बार बार आपको पूछे जाएंगे। देखिए, एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको समझ आना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, या इसका एक और नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा आपके लेवल तक समझना चाहें, लेकिन इसका मीनिंग तो काफ़ी ब्रॉड है। लेकिन 10th लेवल तक अगर आप समझना चाहें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी एटम का सेंटर है, या हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा बेसिक सा मीनिंग होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा ना, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। याद रखना कि अट्रैक्टिव फोर्स कितनी जोर से इसको खींच पा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स की बात हो रही है। अगर ज्यादा होगी अट्रैक्टिव फोर्स तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन काफी नजदीक है इसके, इस न्यूक्लियस के काफी नजदीक है, उसको बड़े जोर से खींचेगा, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लो होगा। आई होप आपको न्यूक्लियर चार्ज का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दैट इज सिंपली मेन क्या करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। तो ये हम सिंपल इसको इस चीज से डिनोट करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। अब दूसरा यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, ये चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट को स्प्रेड कर रहा है। मेरे पास 5 पर्सन है, मैंने पहले 5 पर्सन को ऐसे अरेंज कर दिया इन अ रो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस बल्ब का जो मैक्सिमम रोशनी है ये मैक्सिमम रिसीव करेगा, और ये क्या रिसीव करेगा, मिनिमम। उसका कारण आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये जो आगे वाले 4 है ना, तो ये इसको शील्ड कर रहे हैं, 5वें वाले को, ये चारों क्या कर रहे हैं, 5th पर्सन को शील्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे की ओर आगे, तो बल्ब का रोशनी उसको ज्यादा अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट देखिए हम लोग, ये बल्ब है मान लीजिए, और हमने 5 पर्सन को ऐसे खड़ा कर दिया, 2 3 4 5। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इन 5 को सेम जैसा रोशनी मिलेगा। ये कह लीजिए कि यहाँ पे कोई किसी को शील्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, नो शील्डिंग। अब जो सेम सीन बच्चा पार्टी, सेम सीन होता है एटम के अंदर। ठीक है, जैसे इमेजिन करिए, जो कि मैं एटम ड्रा कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पीछे को 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम शेल में प्रेजेंट है, मान लीजिए के शेल के अंदर प्रेजेंट है दोनों, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एल शेल। वो जो के शेल के इलेक्ट्रॉन है ये एल शेल को बड़ी इजीली शील्ड कर सकते हैं। ये वाली कॉम्बिनेशन देखिए, ये मान लो के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। तो जितने भी अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले को क्या करेंगे, हमेशा शील्ड करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। शील्ड इन द सेंस मतलब क्या यहाँ पे कि इसको जो न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, इसको जो न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा वो काफी लो होगा। जैसे इसको लाइट कम मिल रही थी, तो सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज इसको कम मिलेगा, क्योंकि बीच वाले पर्सन ने एक दूसरे को या उसको शील्ड कर दिया। इट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन एक और पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं शील्ड कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल कैन नॉट शील्ड देमसेल्फ। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ फटाफट पॉइंट ये कि भाई जो सेम शेल में प्रेजेंट होंगे,
तो मैंने आपके लिख दिया साइड में, आप देख सकते हैं नोटबुक के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे को शील्ड नहीं कर सकते, तो दोनों को एक जैसा न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंट शेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को शील्ड करेंगे। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा। ये पॉइंट प्लीज नोट कर लेना, ये बहुत काम आने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जब शील्डिंग होगा, हम कहते हैं जब शील्डिंग होगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। ये पॉइंट आप चेक लीजिए नोटबुक के ऊपर, बहुत काम आना है कि अगर शील्डिंग होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर शील्डिंग नहीं होगा, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अगर शील्डिंग नहीं होगा तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। बहुत इजी हो जाना है अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। आप वीडियो को पॉज करके उस चीज को लिख सकते थे, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं भाई एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस या बोल लीजिए एटॉमिक साइज। अब हमने इसका वेरिएशन 2 तरीके से देखना है, एक अलाउंग द पीरियड, एक क्या देखना है हमने डाउन द रोड। तो मैं फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट को लिखने जा रहा हूँ। जैसे सेकंड पीरियड को लिख लेते हैं अपन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। फटाफट थर्ड पीरियड ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद आपका सल्फर एंड देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। गॉट इट। अब इनकी फटाफट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, वो हमें चाहिए होंगी। ओके, तो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है अभी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली मूवमेंट में तो हम लोग क्या बोलेंगे जब हम इधर को जा रहे हैं, दैट इज अलोंग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड। इस वाली मूवमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज डाउन द ग्रुप, ठीक है, या टॉप टू बॉटम। अब देखिए जब मैं अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूँ तो इसके बाद देखिए 2 शेल है, के और एल, इसके बाद कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ शेल्स में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, ठीक। अलोंग द पीरियड जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। आपसे पूछा जा सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं हाउ विल द नंबर ऑफ शेल्स चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव, फिर विल रिमेन सेम, ये नोट रखिएगा। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, देखिए इसके पास के और एल, इसके पास के, एल और एम। अगर हम आगे पोटेशियम का लिखेंगे तो इट विल बी 2 8 8 1, सो के, एल, एम एंड एन। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जब हम अक्रॉस पीरियड मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहेंगे, लेकिन डाउन द ग्रुप ये बढ़ जाएंगे। चलिए अब इस चीज का इफेक्ट क्या होगा, बड़े एक 2 एटम का एग्जांपल लेके दे लेते हैं। एक ले लेते हैं लिथियम, एक ले लेते हैं लोग कार्बन, ठीक है। सो जैसा करते हैं यस, चलो पहले इन्हीं का देख लेते हैं, लिथियम और सोडियम का। तो मैं लिथियम ड्रा कर रहा हूँ पहले 1 2 एंड 3। यहाँ पे सोडियम ड्रा कर देते हैं, उसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं ना, और 3 शेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तीसरे को क्या कर रहे होंगे, शील्ड कर रहे होंगे। बिगड़ के हटे हम लोग, ये डिफरेंट शेल में होते हैं, वो अगले वाले को क्या करते हैं, शील्ड कर लेते हैं। तो इसको जो न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, लेस होगा। यहाँ आ जाते हैं, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए बड़े ध्यान से, इसको तो शील्ड करने वाले बहुत सारे बंदे, देखिए ये 2 भी करेंगे और ये 8 भी इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। तो इसको तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा कम मिल रहा होगा, वेरी लेस। क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से शील्डिंग ज्यादा हो जाती है।
कि जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ाते हो, नंबर ऑफ शेल्स को आप इंक्रीज करोगे तो शील्डिंग बढ़ जाएगा, और जैसे ही शील्डिंग बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, सिंपल। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्टिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस इसको खींच नहीं पाएगा, तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब कह लीजिए एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। इसके मुकाबले तो हमने एक चीज सीख ली कि जब आप डाउन ग्रुप आएंगे, क्योंकि डाउन ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो शील्डिंग बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, जब आप अलोंग द पीरियड जाएंगे इस तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ शेल सेम रह रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। अगर भी शील्डिंग डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीजेस, सिंपल। तो न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका जो साइज है एटम का दैट विल डिक्रीज। तो ये फंडा दिमाग में रख के जाएगा, पेपर में बहुत काम आएगा, ठीक है। शील्डिंग का उल्टा न्यूक्लियर चार्ज होता है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो शील्डिंग भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट शेल शील्ड करते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज, और जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज। साथ हमने क्या सीखा है कि भाई अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज विल डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज, ठीक है जी। अब हम लोग फटाफट दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे बिल्कुल रिलेटेड ही है, अगर आपको ये आता है तो आपको ये भी आता है, बहुत इजी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टीज में लगेगा आपका ये वाला पोर्शन, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप कि अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, इसके लास्ट शेल में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ, या कह लीजिए इसको मैं आयोनाइज करना चाहता हूँ। अब आयोनाइज करना क्या होता है, ये भी आप समझिए। आयोनाइज करना, किसी भी एटम को कन्वर्ट कर देना आयन में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन। एग्जांपल मान लो सोडियम आपके पास, आपने इसको हीट किया या किसी भी और फॉर्म में एनर्जी दी, और आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 281 होता है ना, तो ये Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने इसका बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये जो आयन बना है दैट इज कटायन। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन करने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, बहुत इजी है ये भी। मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। एक और पॉइंट दिमाग में रखिएगा, जब भी हम लोग एटम्स को आयोनाइज करते हैं ना, तो इस एटम को हमेशा हम लोग गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में आयन में कन्वर्ट करना इजी रहता है। गैसियस स्टेट में आयन में कन्वर्ट करना इजी रहता है, बिकॉज गैसियस स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग इसको गैसियस स्टेट में ही लेके जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब तो होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, अब अपन देखना है कि जब इस तरफ जाएंगे या फिर नीचे की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कि ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, एटम ए एंड एटम बी, दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी। जस्ट आपको एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, ठीक है। अगर एटम ए के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा मिल रहा है, न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि एटम ए का जो न्यूक्लियस है
वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़े जोर से खींच रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन का या एटम बी के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज काफी कम है, ठीक है, कम है। इसका मतलब न्यूक्लियस इसको जोर से नहीं खींच रहा है। तो अगर आप सिंपल देखें बच्चा पार्टी, किस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी रहेगा एटम में से? आई थिंक बहुत इजी आंसर है, प्रेडिक्टेबल आंसर है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कर रहा है, कम हो रहा है, कम है, न्यूक्लियस को कम जोर से खींच रहा है, तो उसको बड़ी इजी हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, इसको कम देनी पड़ेगी एनर्जी, इसको ज्यादा देनी पड़ेगी, सिंपल। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, या सॉरी इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ आ गया हमें कि भी जो इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सिंपल। आई होप आपको समझ लग गया होगा। जब हम नीचे की ओर आते हैं डाउन द ग्रुप तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ये दो वेरिएशन आप बड़े अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले शॉर्टकट में बता भी दिया कि आप कैसे इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? पहला तो आपका है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आप एक टेम्परेरी फैक्टर लिख सकते हो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नंबर ऑफ शेल्स पे भी डिपेंड करती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। हालांकि बात वही है, अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, जैसे देखिए इसके अंदर 2 शेल्स हैं, इसके अंदर 3 शेल्स हैं, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी। तो इस दिमाग में रखिए दो फैक्टर जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं अभी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मीनिंग क्या है पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है हिंदी में, ठीक है। ये सिंपली मेजर क्या करती है कि किसी एटम के पास किसी बॉन्ड के, किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना होगा, किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का कितना टेंडेंसी है। देखिए नोट करिए, पीछे वर्ड आएगा कितना टेंडेंसी, कितनी क्षमता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये कुछ सी पर है, तो आपको पता है कि जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सी का कितना कैपेबिलिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन। हम लोग भी तीसरा फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये बेसिकली सबसे पहले मेजर क्या करता है कि किसी एटम के पास किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का कितना टेंडेंसी है। एग्जांपल देते हैं आपको, इसका मीनिंग क्या समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, मतलब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर मान लो तीसरा एटम है सी, तो इसका कितना टेंडेंसी है इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखिए टेंडेंसी है, दैट इज द टेंडेंसी, ठीक है। अगली चीज अब अपने वेरिएशन देखना है कि भाई ये डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, लॉन्ग द पीरियड डिक्रीज इंक्रीज करती है या क्रॉस द पीरियड। तो देखिए तो मैंने ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अलोंग द पीरियड जाते हुए साइज क्या करता होता है, डिक्रीज करता होता है। तो सबसे बड़ा एटम लिथियम का होगा, सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का।
हालांकि मैंने यहाँ पे नियोन नहीं लिखा है, क्योंकि जो नियोन होती है बच्चा ये सबसे बड़ा एटम होता है। मतलब सेकंड पीरियड का सबसे बड़ा एटम कौन होगा? नियोन। कारण क्या है? ये देखिए साइज होगा, क्योंकि इसके अंदर वीक बेंडेबल फोर्सेस होती हैं। नोबल गैसेस के अंदर क्या होती है? वीक बेंडेबल फोर्सेस। याद रखिएगा कि ये फ्लोरीन से छोटा नहीं होगा, ये फ्लोरीन से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है और इसके पास 9 पॉजिटिव का चार्ज है। इसका मतलब क्या कि बहुत कम जगह के ऊपर, कम प्लेस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम के पास 3 पॉजिटिव है, लेकिन जगह बहुत ज्यादा है, काफी बड़ी जगह के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज है। तो अगर हम सभी एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इवन एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं सभी के पास, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है, क्योंकि उसकी कम जगह पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बड़े जोर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और लिथियम का जो अट्रैक्शन होगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का, वो वीक रहेगा। अच्छा, एक बात समझ आती है कि फ्लोरीन जल्दी अट्रैक्ट करेगा जब फ्लोरीन के पास ज्यादा टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? फ्लोरीन। सबसे कम कौन हुआ? लिथियम। ठीक है जी। ऐसे एक बात समझ आ गई कि अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, आप नोट कर सकते हैं। पहला क्या होगा? आपका न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो कि लॉन्ग सर्किट बढ़ता होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। दूसरा, नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तीसरा, एटम्स का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जितना छोटा एटम होगा, जैसे फ्लोरीन सबसे छोटा था, उतने ज्यादा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये चीज भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब आपका हम चौथा प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। ये कह लीजिए, यस, अट्रैक्शन। अगर आप इसका सिंपल मीनिंग देसी भाषा में समझाना चाहेंगे कि एक मान लीजिए आपके पास एटम है, ठीक है, ये एटम ने किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर आ गया। ठीक है, मतलब इसके इस एटम का पार्ट बन गया, इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट बन गया। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया, मतलब नया इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आया, एक नया बॉन्ड बन गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर आने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि कितना एनर्जी क्या कर रहा है आपका? रिलीज हो रहा है वहां पे। ठीक है, या कितना रिलीज होगा। वैसे एक नाम और आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके काफी क्लोज होती है। हालांकि ज्यादा एक्यूरेट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितना एनर्जी रिलीज होगा। पर हम लोग इस चीज से ही इसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसके वेरिएशन को। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में उसको बोल सकते हो आपके लेवल तक। अब ये रिलीज क्यों हो रहा है? ये आयोनाइजेशन का जस्ट उल्टा है। आयोनाइजेशन में क्या होता था कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, आप इसको बाहर निकालना चाहते थे, इस एटम से बाहर निकालना चाहते थे, तो आपको एनर्जी देना पड़ता था, क्योंकि आप इसके न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो तो वो अपोज तो आपको करेगा ही। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो फिर आपको एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था कि एनर्जी कितना रिलीज होता है आपका। अब अगर आप इसका वेरिएशन देखना चाहते हो कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो इसका वेरिएशन बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। कि भाई ये भी अलोंग द पीरियड क्या करेगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी? ये डिक्रीज। ठीक है, ये वेरिएशन बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शन है जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एक्सेप्शंस क्या है? 4 एटम के एक्सेप्शन है मेन, हालांकि 6 की हो सकती है मेन, लेकिन 4 की है। पहला है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का 2,7 होता है, क्लोरीन का 2, 8 और 7 होता है।
ठीक है। अगर हम इसका एटम ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसे एटम ड्रा होगा, ठीक है। इसका अगर हम एटम ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे ड्रा होगा। इसके लास्ट में भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये तो पक्का श्योर है कि फ्लोरीन इसको बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये तो श्योर है क्योंकि वो छोटा है और उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, ये इसको थोड़ा वीकली अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन का क्या होगा, कम होगा, दैट फॉर श्योर, ये पक्का है। लेकिन अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जगह कम है, ये शेल जो है ना एल शेल, ये के शेल है, ये कौन सा एल शेल, यहाँ पे के शेल है, एल शेल है और एम शेल है। अब एल शेल छोटा होता है और उसके अंदर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये 8वें इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, क्योंकि कम जगह पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो जो 8 मारने की कोशिश कर रहा है उसको, जो ऑलरेडी 7 पड़े हैं ना, उसको रिपल्शन देंगे कि आप बाहर जाइए, आप अंदर मत आइए। यहाँ पे क्या होगा, जब अंदर आने की कोशिश करेगा क्योंकि जगह ज्यादा है, बिग शेल है, तो यहाँ रिपल्शन तो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन रिपल्शन क्या होगी, लेस होगी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे ज्यादा आपका एनर्जी का करेगा, रिलीज करेगा। मतलब पॉइंट क्या है कि देखने को लगता है कि भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, लेकिन है किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा क्यों, क्योंकि क्लोरीन में बिग शेल है और लेस रिपल्शन है, बस इतना आपने याद करना है अच्छे से। सेम प्रोसीजर ऑक्सीजन और सल्फर का है, 2,6 286, देखने को लगता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा और सल्फर का क्या होगा, कम, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का ज्यादा है, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसको कृपया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंफ्यूज मत करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ही ज्यादा है सल्फर से और फ्लोरीन की ही ज्यादा है क्लोरीन से, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन आया है, ठीक है। वो क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, बिग शेल स्मॉल शेल, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट आप बड़े अच्छे से करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको ये अरेंज करना भी आ सकता है, ठीक है, ऑर्डर बनाना आ सकता है। तो क्लोरीन हमेशा आगे रहेगा, फ्लोरीन पीछे रहेगा, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इतना ही था आपका। अब इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये बहुत ही इजी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे। अगर हम प्रोडक्ट को डॉट ड्रा करें, यहाँ पे 2 ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे 3 से लेके 12 तक, यहाँ पे 13 से लेके 18 तक, गॉट इट। इस वाले में आपके मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स। तो आप बड़ी इजी देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से उस ओर जा रहा हूँ, यहाँ से उस ओर जा रहा हूँ, तो कह दीजिए अलोंग द पीरियड, तो मेटल्स कन्वर्ट हो रहे हैं नॉन मेटल में। इसका मतलब जो मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, सिंपल बढ़ा, ठीक है। या उल्टा बोल लीजिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रही है, गॉट इट। उल्टा देख लीजिए, जस्ट उल्टा लिखना है आपने, जब आप डाउन ग्रुप जाएंगे तो आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा और नॉन मेटालिक क्या करेगा, आपका डिक्रीज होगा। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है और पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा आपके इस टर्म 1 के एग्जाम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है,
सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है इनमें से? तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो रोबाडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है, तो वो कौन होगा आपका? लिथियम। अगर मान लो यहाँ पे आ गया आपका बोरोन, पूछेगा कि लिथियम और बोरोन में से ज़्यादा मेटालिक कौन है, तो लिथियम में जब बोरोन जाएंगे तो अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, और मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज। तो फिर इस हिसाब से लिथियम ज़्यादा मेटालिक है, बोरोन क्या कम मेटालिक। तो आपको ऐसे तरह के क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से आप याद करेंगे। हाँ, अलग अलग फैक्टर्स की बात करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर अगेन, अगर तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। दूसरा, ये नंबर ऑफ शेल पे भी डिपेंड करेगा, अगर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो कुछ चीज़ें थी जहाँ पे आप इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं। अगला एक छोटा सा पॉइंट जो आपको शायद कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है इस चैप्टर में, कि भाई जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, हालांकि हम इसको एसोसिएशन सॉल्ट चैप्टर में करेंगे, तो मेटल के ऑक्साइड जैसे Na2O, Li2O या BeO या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे इनके जो ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेसिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये आपके एसिडिक होंगे, जैसे CO2, SO2, SO3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर से पूछा गया कि भाई ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड क्या करता है, ठीक है, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं इस तरफ, तो मेटल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? नॉन मेटल में। तो यहाँ पे ऑक्साइड बेसिक थे, यहाँ पे क्या हो गए? एसिडिक। तो अलोंग द पीरियड जो बेसिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो एसिडिक कैरेक्टर है ऑक्साइड का वो बढ़ेगा, क्योंकि मेटल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? नॉन मेटल में। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके एसिडिक। इसका उल्टा डाउन ग्रुप, जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होगा? आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? आपका बढ़ता जाएगा। उसका जस्ट उल्टा ही है, एक वेरिएशन याद कर सकते हैं, दूसरा उसका उल्टा ही होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक आपको दे देंगे Na2O, एक आपको दे देंगे Rb2O, तो दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है? तो देखिए लिथियम और रोवाडियम, अगर लिथियम और रोवाडियम जाना तो आपको डाउन द ग्रुप जाना पड़ेगा, और डाउन द ग्रुप आपका बेसिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जो Rb2O होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा Na2O से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से लगाने, होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपकी कुछ वेरिएशन थी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, प्रॉपर्टी कुछ बेसिक था।